तो इसके बाद यहाँ पे स्लाइड में रिपीटिशन है तुम्हारी कि एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, पता ही है तुम्हें। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारे एसिड्स एंड बेसिस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब ये मैं ना बता बता के थक चुका हूं तुम लोग को पिछले 1 साल से कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना है तो ये 2 रीजन से हो सकता है। सबसे पहला रीजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेटल्स इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो जो तुम्हारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर एसिड्स या फिर बेसिस, ये प्रेजेंस ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इनका रहता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत बार बता चुका हूं मैं तुम लोग को 100 बार बता चुका हूं। अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया तो बहुत ही बुरी बात है, ये पता हो जाना चाहिए अब तक। तो मेटल्स तुम्हें पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ग्रेफाइट भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो तुम लोग बोलोगे ग्रेफाइट कैसे करता है, समझ नहीं आ रहा। तो ग्रेफाइट तुम लोग को मैंने बोला था, याद रख लो, एक एक्सेप्शन होता है, ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो अगर तुम्हें समझ में क्वेश्चन आ जाएगी क्यों करता है, तो अभी के लिए इतना समझ लो कि उसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कैसे रहते हैं वो भी के लिए भूल जाओ। कार्बन कंपाउंड चैप्टर तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट टर्म में, वहां पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रखा है। तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम समझेंगे कि ग्रेफाइट में कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर दूसरा है प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो अब कुछ कुछ आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, इनमें आयंस प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर इनमें आयंस रहेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो यहां पे देखो फॉर एग्जांपल, अब जैसे देखो तुम्हारे स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, तो स्ट्रॉन्गर एसिड्स तुम्हारे डिसोसिएट मोर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लो मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके अगर मैंने मान लो 100 मॉलिक्यूल्स लिए, ऐसे समझो मैंने एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ली और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है। चलो ऐसा करो, ये मैं नई स्लाइड बना के समझाता हूँ। मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो मैंने एग्जांपल लिया HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो समझ लो अगर मेरी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, इसको मैं पानी में घोल दूं प्लस H2O, और मान लो इसमें ना 100 तुम्हारे मॉलिक्यूल्स थे HCl गैस के। तो इसमें अगर मैं इसको पानी में घोलूंगा तो 100 में से तुम्हारे ढेर सारे H+ आयंस आएंगे, मतलब कि 97 आउट ऑफ 100 वो तुम्हारे HCl जो है तुम्हारा, वो टूट के H+ आयन आ जाएगा प्लस Cl-। समझे? तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि 100 मॉलिक्यूल्स में से 97 टूट जा रहे हैं। वहीं पे अगर मान लो मैंने एक वीक एसिड लिया, वीक एसिड जैसे कि मान लो कार्बोनिक एसिड हो गया या फिर एसिटिक एसिड हो गया, इनमें क्या होगा? मान लो जैसे कार्बोनिक एसिड ले लिया मैंने H2CO3, इसको अगर मैंने मान लो पानी में घोल दिया, इससे मान लो स्टार्टिंग में मेरे पास H2CO3 के
100 मॉलिक्यूल्स थे, तो इसमें अगर, क्योंकि ये वीक एसिड है, तो इसमें मान लो खाली 5 मॉलिक्यूल्स तुम्हारे डिसोसिएट होंगे, ठीक है ना। 100 में से सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल्स तुम्हारे डिसोसिएट होंगे, तो इससे तुम्हें सिर्फ 5H+ आयंस मिलेंगे अंदर। समझ आई बात। तो 100 मॉलिक्यूल्स H2CO के 3 के थे, जिसमें सिर्फ 5 ही तुम्हारे टूट गए, H+ तुमसे मिल रहा है तुम्हें, बाकी मॉलिक्यूल से तुम्हें H+ नहीं मिल रहा। समझे। तो देखो कितना कम डिसोसिएशन है, तो ये वीक एसिड होता है। समझ आई बात। उसी तरह से ना तुम्हारे एक होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। ये देखो बहुत डिफरेंट चीज होती है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें कि इसमें मैंने वेरी लिटिल वाटर इज यूज। तो अगर मान लो मैंने एसिड लिया है 5 लीटर, 5 लीटर एसिड ले लिया, और इसमें मान लो पानी मैंने बहुत कम डाला, ओनली 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी लिया और 5 लीटर एसिड, तो ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया मैंने, अगर मैंने खाली मान लो इस बार 2 लीटर एसिड लिया और इसमें मैंने मान लो 50 लीटर वाटर डाल दिया, तो ये डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। तो ये आसान है समझना कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है कि मैंने ढेर सारा उसमें एसिड डाला है और पानी बहुत कम है, और डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि ढेर सारा पानी डाल दिया और एसिड बहुत कम। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में अंतर समझ आ गया होगा। अच्छा एक और चीज, एक क्वेश्चन है, चलो बताओ कि अगर मैं HCl गैस लूं एक कंटेनर में, क्या वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी? यस और नो में आंसर करो। अगर मैंने HCl गैस लिए कंटेनर में, क्या वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी? एसिडिक होती है ना नेचर में ये। कोई बता सकता है यस और नो? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है H+ आयंस की वजह से। ठीक है। तो अगर H+ आयंस है तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, और H+ आयंस सिर्फ तब आते हैं जब मैं इसको पानी में डिसॉल्व करता हूं। ठीक है ना। तो ये H+ आयंस निकलते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस Cl- आयंस। तो इसका आंसर होगा नहीं, नो। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी HCl गैस।
इसका रीजन अभी मैं बता दिया। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ तब हो पाएगा जब H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और H प्लस आयंस कब प्रोड्यूस होते हैं? जब मैं उसको पानी में घोल रहा हूँ, डिसॉल्व कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज दे रखी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिसोसिएट ज्यादा करते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तुम्हारे, वो इलेक्ट्रिसिटी भी बेटर कंडक्ट करेंगे ना, क्योंकि इनमें ज्यादा H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो गए, तो फिर वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएंगे। सॉरी, वो स्ट्रॉन्गर एसिड फिर इलेक्ट्रिसिटी बेटर कंडक्ट करेंगे। समझ आई ना बात? तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो डिटरमिन करता है कि कितना स्ट्रांगली बेसिक या कितना स्ट्रांगली एसिडिक है वो सॉल्यूशन। तो ये तुम लोग को पता ही है, पीएच स्केल होता है 0 से 14। पीएच की फुल फॉर्म भी याद रख लो। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो में से ना किसी के प्री बोर्ड में शायद ये क्वेश्चन आया था, या शायद मुदित के वाइवा में आया था। तो पीएच का फुल फॉर्म याद रख लो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा, लेकिन वाइवा में पूछ लिया था मुदित के, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया अभी फिर से कि पीएच का फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब तुम्हें पता ही है एसिड्स का पीएच 0 से 7 जाता है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स होते हैं उनका पीएच क्लोज टू 0 होगा, और जो तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होंगे उनका पीएच क्लोज टू 14 हो जाएगा। इसके बाद ये थोड़ा सिंपल सा एक यहाँ पे डिस्कशन है पीएच डेली लाइफ में। तो हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो होता है 7 से 7.8 तक। फिर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका अपना एक छोटी रेंज होती है पीएच की। फिर एक एसिड रेंज होती है, तुम लोग को पता ही होगी एसिड रेंज। एसिड रेंज का पीएच लोअर देन 5.6, इसको हम बोल देते हैं एसिड रेंज। अब ये जो एसिड रेंज हैं ये तुम्हारी जब भी रिवर्स वगैरह में फ्लो करती हैं तो उससे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हार्म पहुंचता है। उसके बाद इंडाइजेशन। जब भी हमारे स्टमक में एक्सेस HCl हो जाता है, ठीक है ना, स्टमक में जब भी एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है तो फिर उससे हमारा इंडाइजेशन होता है। ठीक है, तो इस इसका इलाज फिर क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट होगा कि हम कुछ एंटासिड्स ले लें।
एंटासिड्स तुम्हारे बेसिक इन नेचर होते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को। ठीक है, इसका नेक्स्ट तुम्हारा दे रखा है टूथ डीके। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि अगर हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, हम रात को ब्रश वगैरह करके नहीं सोते हैं, तो ये ना हम जो खाना खाते हैं शुगर्स, इनके साथ ये रिएक्ट करके कुछ कुछ एसिड्स बनाते हैं हमारे मुंह में। तो अगर एसिडिक होने लगेगा हमारा माउथ, तो पीएच लोअर हो जाएगा। तो पीएच अगर कम होने लग जाए तो दिक्कत है, हमारे जो टूथ एनिमल है ना वो गलने लग जाएगा। समझ आई ना बात? हमारे टूथ एनिमल को ये कोरोड करेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि रात को ब्रश करके सोया करो। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट तुम्हारा बेसिक होता है नेचर में। और क्या तुम्हारा इसका इलाज है कि मुंह को साफ कर दिया करो, खाने के बाद कुल्ला होता है ना वो कर लिया करो, गार्गल कर लिया करो। लास्ट तुम्हारा है बी स्टिंग, जो कभी मधुमक्खी काट लेती है ना हमें, या फिर एंट काट लेती है हमें, तो ये इनके पास फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये तुम्हें याद रखना होगा कि मधुमक्खी काटती है हमें या फिर चींटी काट लेती है, तो इनके पास फॉर्मिक एसिड रहता है इनकी बॉडी में, जो कि फिर हमारे अंदर वो छोड़ देती हैं। तो मैं एक माइल्ड एसिड ले सकता हूँ, सॉरी माइल्ड बेस ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा नेचर में बेसिक होता है, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये इस चैप्टर के पहले 2 पार्ट खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग की अगर कुछ क्लास वगैरह मिस हो जाती है ना, तो मैं आजकल अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाल देता हूँ। यूट्यूब चैनल अगर तुम लोग को नहीं मिल रहा तो मेरे को पिंग करके या तो मेरे से व्हाट्सएप पे ले लिया करो वीडियो की लिंक, या फिर अपूर्व प्रकाश सिंह ना सर्च कर लिया करो यूट्यूब पे, क्योंकि एपीएस एकेडमी के ना बहुत सारे और यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, तो वो मिलेगा नहीं तुम्हें। तो अपूर्व प्रकाश सिंह सर्च कर लो, उससे कुछ कुछ वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें, तो डायरेक्टली एपीएस एकेडमी फिर उसके बाद चैनल पे तुम्हें जा सकते हो। तो हर क्लास की ना मैं रिकॉर्डिंग्स डाला करूंगा यूट्यूब पे, तो तुम लोग को रिवाइज अगर करना हो, तुम लोग के प्री बोर्ड अगर आ रहे हो साइंस के, तो वो उधर जाके प्लेलिस्ट कुछ कुछ मैंने बना रखी है साइंस वाली खासतौर से, तो उधर जाके तुम पढ़ सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही है।